इस सुंदर प्रस्तुति के बाद आगे बढ़ते हुए मैं विद्यालय प्रबंधक आदरणीय श्री जावेद सिद्दीकी सर से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधारे और अपने स्वागत उद्बोधन द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय सभी हमारे अतिथि महोदय, जिसमें श्री गणेश दत्त भट्ट जी जो विद्यालय से पीटीए के जरिए बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और गोपाल कृष्ण जोशी जी जो केवल हमारे जिले के ही नहीं, कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड की हिंदी विभाग की, हिंदी की जानकारी, हिंदी के शौक, हिंदी के प्रचार प्रसार में उनका कोई दूसरा सानी नहीं है। वो हमारे बीच में हैं। मैडम प्रेमा भट्ट जी लेक्चरर हिंदी विभाग से, और मोहन जोशी जी जिन्होंने कि गरुड़ क्षेत्र में एक छोटी जगह में रहते हुए, मैं फिर भी यही कहूंगा छोटी जगह में रहते हुए, हिंदी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है उसका कोई दूसरा सानी नहीं। हमेशा चेहरे पर लाजवाब मुस्कुराहट फेरते हुए बच्चों के बीच में एक नई रौनक पैदा करने वाले मोहन जोशी जी। और ऑफ कोर्स आज का दिन हिंदी दिवस है। हमारे बीच में हरीश जोशी जी हैं। हिंदी दिवस के साथ साथ आज का जो दिन है उनकी जो अब परिवार के बीच में नहीं है, जिनका देहावसान पिछले साल 17 सितंबर को सुबह सुबह हो गया। उनके पतिदेव और उनकी बेटी अचला जोशी जो इस विद्यालय की पढ़ी हुई भी हैं, आप सब लोग इस मंच पर आसीन हैं और सेंट एडम्स अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में एक ऐसे कवि हैं, कभी आपको मौका मिलेगा तो सुनिएगा। विद्यालय से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र वर्मा जी एक वो शख्सियत हैं
जिन्होंने अपना लंबा कैरियर टीचिंग में निभाया है, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रोफेशनल से लेकर लोगों में जो शिक्षा के लिए जो जागरूकता पैदा की, उसको मैं दिल की गहराई से महसूस कर सकता हूं। वर्मा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी मैं आपसे कोई मशवरा लेने में कभी कतराता नहीं हूं। आपकी मौजूदगी किसी भी जगह पर चार चांद लगा देती है और इस विद्यालय का पूरा स्टाफ आपको यहां पाकर बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं मंजू जोशी के लिए कहना चाहूंगा, नहीं थी उनकी जैसी दूसरी शख्सियत। बहुत लंबा वक्त, मोर देन 10 years का साथ खाली एक शिक्षिका ही नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि उनकी कमी महसूस होती है। समाज में उनकी पहचान, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी और कितना भी बड़ा उनके सामने चैलेंज हो, उस चैलेंज की शिकन उनके चेहरे पर नहीं आती थी। कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से चली जाएंगी। 5:27 पर या कहिए 5:30 बजे सुबह सुप्रभात का मैंने मैसेज डाला, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। उसके बाद जब मैं घर के दरवाजे खोलकर बाहर निकला तो बताया गया कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो अच्छे लोग इसी तरह जाते हैं। अच्छे लोगों की गिनती, अच्छे लोगों का जो यादें हैं, अच्छे लोगों की यादें, उसका भी एक ऐसा सबब बनता है कि लोग उनको याद रखें, उनकी जिंदगी को भी याद रखें और उनके जाने के तरीके को भी याद रखें। हिंदी के प्रति उनका प्यार, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए उनकी केयर और अटेंशन, उसको हम भुला नहीं सकते। और स्टाफ रूम में आज भी उनकी जो कमी महसूस होती है, उसको हम ही फील कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज भेजा है मंजू मैडम के बारे में। ये वही चीजें हैं जो दिल की गहराई से महसूस की जा सकती हैं। इस स्टेज पर मैं यही कह सकता हूं, उनके परिवार से खास तौर पर, ये आपका भी एक इम्तिहान है। कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो यादें वो पीछे छोड़कर गई हैं, उन यादों को हम एक इंस्पायरेशन की तरह सजो कर रखें और उन पर आगे चलने की कोशिश करें। और यही मेरे सारे बच्चों से भी मेरी एडवाइस है। टाइम की पाबंदी है, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारा आज का जो आगे का कार्यक्रम है, ये खास तौर पर बहुत इंस्पायरेशन आपको देगा। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस आपको बताएगा। लैंग्वेज के एरिया में जिन लोगों ने कामयाबियां हासिल की हैं, वो आपको खास तौर पर हिंदी के बारे में बताएंगे। आप आगे के कार्यक्रम को अच्छी तरह देखिए, समझिए और साथ में एंजॉय कीजिए। अगली एक चीज मैं आपके साथ जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज आज की तारीख में मीडिया में कैरियर ओरिएंटेड है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, चाहे आपकी हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबिक है, फ्रेंच है, जर्मन है, आपके लिए रोजगार के दरवाजे खुले हुए हैं। इस कैरियर में, मीडिया में ग्लैमर है, रेपुटेशन है, पावर है, स्ट्रेंथ है, डोमिनेंस है। इसलिए हर एक लैंग्वेज जो आप सीखते हैं उसको दिल की गहराई से समझिए, दिल की गहराई से अपने आप को प्रिजर्व कीजिए और अपने प्रोफेशन को लैंग्वेज के साथ जोड़िए। आज एआई के जमाने में
कुछ नहीं बचा है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपकी जबान कितनी साफ सुथरी है, यही मैटर करती है, चाहे वो कोई सी भी भाषा है। वरना हर एक चीज का सॉल्यूशन AI के पास जैसा कहा जा रहा है लगभग वैसा ही है। कोई चीज अगर नहीं बदलेगी, नेचर ने जो हमको हमारी जबान दी है और हमारी नॉलेज दी है, हमारी पर्सनालिटी है, लैंग्वेजेस, वो चीज है जो कि हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हैं। और हिंदुस्तान में अगर हिंदी कमजोर है तो वो बात सहन नहीं की जा सकती, चाहे स्कूल है या स्कूल के बाहर है। तो आज आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं संचालक महोदय को अपना माइक देता हूं। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद सर आपके अमूल्य शब्दों के लिए। आज का यह आयोजन हिंदी दिवस और स्वर्गीय श्रीमती मंजू मैम की स्मृति दोनों को समर्पित है। कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य को समझाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री हरीश चंद्र जोशी जी को। समय की जरा बाध्यता है, बहुत ज़्यादा औपचारिकता न करते हुए आदरणीय कार्यक्रम अध्यक्ष जी उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता और समीक्षक और मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, सभी का परिचय स्कूल प्रबंधक जावेद सिद्दीकी जी द्वारा दिया जा चुका है और कार्यक्रम की लगभग रूपरेखा भी आपके द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार 11:30 बजे हमारा व्याख्यान यहाँ पर हो जाएगा और इस कार्यक्रम का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो व्याख्यान ही है। तो हमें बच्चों को उसको विशेष रूप से सुनना है और अपने जीवन में उसको अंगीकार करना है। एक मेरा विशेष निवेदन आपसे है। कल जब हम इस कार्यक्रम की बात कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि हम इस पूरे कार्यक्रम को रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्टियर्स होंगे। तो प्रीति मैडम जो इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रही थी हिंदी की ओर से, तो फिर उनके भी आप अनाउंस कर दीजिएगा यहाँ पर। तो मैं इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय का दबाव है, हमारे अतिथिगणों को अपने समय पे पहुँचना भी है। हमारे बीच में मीडिया के साथी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बिपिन जोशी जी हिंदुस्तान से आए हैं और भी अब लोग आते रहेंगे। मैं आप सभी का सेंट एडम्स के इस प्रांगण में एक बार अभिनंदन करता हूँ। आयोजक परिवार की ओर से भी आपका अभिनंदन करता हूँ। पुनः वापस संचालक जी। आपके अनमोल शब्दों के लिए धन्यवाद। अब मैं विद्यालय परिवार की ओर से श्रीमती प्रीति पुरोहित मैम को आमंत्रित करती हूँ, जो हिंदी दिवस की महत्ता और स्वर्गीय मंजू मैम के योगदान को स्मरण करने हेतु अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। शुभ प्रभात। आदरणीय प्रबंधक महोदय, माननीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी दिवस की पूर्व बेला पर आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह आयोजन स्वर्गीय मंजू जोशी मैम की स्मृति में किया जा रहा है। हिंदी दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्र की आत्मा है। यह वह माध्यम है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। इसके बाद 1953 में पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। यह अवसर केवल हमारी राजभाषा हिंदी के गौरव और महत्व को याद करने का नहीं है, बल्कि इन लोगों को भी स्मरण करने का है जिन्होंने हिंदी भाषा को अपने कर्म और समर्पण से नई ऊंचाइयां प्रदान की। ऐसे एक महान शिक्षिका स्वर्गीय श्रीमती मंजू जोशी जी, जिन्होंने विद्यालय में एक दशक से अधिक समय तक हिंदी अध्यापन करते हुए न जाने कितने विद्यार्थियों के जीवन को ज्ञान और संस्कारों से आलोकित किया। उनका आकस्मिक निधन
विद्यालय परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी कक्षाओं की मधुरता और हिंदी भाषा के प्रति उनकी निष्ठा आज भी हमें प्रेरित करती है। मंजू जोशी जी न केवल एक उत्कृष्ट शिक्षिका थी, बल्कि एक मार्गदर्शक और स्नेहिल माँ के समान थी। उन्होंने सदैव यह सिखाया कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, बल्कि संस्कृति, संस्कार और पहचान की धरोहर है। उनकी याद में प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना एक सार्थक पहल है, जो उनकी विरासत को जीवित रखेगा। हिंदी दिवस के अवसर पर हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं और उनकी स्मृति में हम प्रण लेते हैं कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके गौरव को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। यही हमारी ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्मृतियों के पैर नहीं होते, वे वहीं रह जाती हैं जहां उनका जन्म होता है। स्मृतियां कभी नहीं मरती, वे जीवित रहती हैं हमारे जीवन तक और उसके बाद भी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद में आपके शब्दों ने हिंदी दिवस की महत्ता और स्वर्गीय श्रीमती मंजू मैम की स्मृति को जीवंत कर दिया। किसी भी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होता है मुख्य व्याख्यान। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारकर हिंदी भाषा और शिक्षा के महत्व पर अपने विचार प्रकट करें। वागर्थां संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतपितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती परमेश्वर भगवान शंकर जी और बैद्यनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सेंट एडम्स कॉलेज अयारतुली गरुड़ के इस पावन सभागार में स्वर्गीय मंजू जोशी जी की स्मृति में एवं हिंदी दिवस के पूर्व वेला पर आयोजित आज के इस दिव्य एवं भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान गणेश दत्त भट्ट जी। भारतीय संस्कृति में गणेश का स्थान सर्वोत्कृष्ट है, आदिदेव है, और एक संयोग है कि आज हमारी अध्यक्षता गणेश नाम से अभिहित हुई है। कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित इस संस्था के निदेशक जावेद सिद्दीकी सर, आपके नाम में ही सिद्दीकी लगा हुआ है, और जब मैं हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, सिद्धि शब्द सर्वोत्कृष्ट सफलता का ही द्योतक होता है। और हमारे पास सिद्धि भी है, गणेश भी है, लेकिन यदि मोहिनी शक्ति ना हो तो हम पीछे रह जाते हैं। तो हमारे बीच में कार्यक्रम की शोभा और समस्त कार्यक्रम की मीमांसा के लिए उपस्थित हैं श्री मोहन जोशी जी, समस्त मेरे विद्यालय परिवार के शिक्षक साथीगण, आयोजक परिवार के श्रीमान हरीश जी और हमारी बहन अचला जी, मेरे साथी प्रेमा भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं। पृथक पृथक नाम लेना संभव भी है, मेरा निजी परिचय सबसे नहीं है। मैं सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आप सभी भैया बहनों का, क्योंकि एक वक्ता के लिए सबसे बड़ी औषधि होती है उसके श्रोता। आप यदि मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो यही मेरे कार्य की या मेरे वाचन की सफलता होगी। इसलिए दूर दूर से आए हुए अतिथिगण, पत्रकार बंधु, अभिभावकगण, आप सभी का मैं पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आज के विषय में अपनी बात रखूं, इससे पहले मुझे एक दृष्टांत और एक दृश्य याद आ रहा है। भारत जब स्वतंत्रता की राह पर था और एक प्रश्न था कि देश स्वतंत्र हो जाएगा तो यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बनेगा।
और संयोग की बात थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में बहुत बड़ा जनमत तैयार था, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बने भारत के प्रथम? जवाहरलाल नेहरू बन गए, जबकि बहुमत पटेल जी के पक्ष में था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सिद्दीकी जैसे सर बैठे हैं और मोहन जोशी जी, भट्ट जी जैसे विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन हिंदी विषय पर व्याख्यान रखने की बात मेरे को दे दी गई है। तो मेरी स्थिति तो वही है कि मैं बहुमत में नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे ये मंच दिया है जो भी आपने मुझे आदेश दिया। एक कार्यक्रम में मैं एक पुस्तक विमोचन में गरुड़ आया था और आदरणीय जोशी जी से वहाँ पर परिचय हुआ और कुछ मैंने वहाँ पर 2 शब्द बोले, तो मेरे आप फोन से ही आपसे वार्ता हुई कि आपने कहा हमारे विद्यालय में कार्यक्रम होगा और आप उसमें व्याख्यान करेंगे। मेरे अंदर ये योग्यता और ये क्षमता बिल्कुल नहीं है कि मैं मुख्य व्याख्याता की भूमिका और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी को मैं स्पष्ट कर पाऊँ, लेकिन मंदा कवि सहप्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम। कई बार क्या होता है कि वो छोटा बौना व्यक्ति भी पेड़ से फल तोड़ना चाहता है, बड़ा उसका प्रयास रहता है, लेकिन कई बार वो तोड़ नहीं भी पाता। कुछ लोग मजाक भी बना देते हैं, लेकिन मैं उस आप उपहास भी करेंगे तो उससे मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं। आप सब लोग अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन बात हो रही है हिंदी की। प्रश्न सबसे पहले आता है, हिंदी की बात क्यों हो रही है? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? आज क्यों हमको हिंदी की बात करनी पड़ रही? मैं बीच में प्रश्न भी आपसे करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं व्याख्यान दूं, मैं चाहता हूं कि संवाद हो। आज जो हिंदी की चिंता की बात आ रही है, इसके पीछे कारण ये है कि हिंदी पर व्याख्यान बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हिंदी पर संवाद और चर्चाएं नहीं हो रही। भाषण देके नेताजी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्थितियां क्या होती है वो सब जानते हैं। संवाद की आवश्यकता है। मुझे मैत्री शरण गुप्त जी की एक पंक्ति याद आ रही है और आपको बता दूं हिंदी की आवश्यकता क्यों है। हम कौन थे क्या हो गए हैं, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह हिंदी की आवश्यकता है। और जहां पर हम किसी भाषा की बात करते हैं, सृष्टि के आदि से यदि आप अध्ययन करें तो भाषा के बिना विश्व संचालित हो ही नहीं सकता है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने को प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। भाषा को संसार में जोड़ने का साधन माना जाता है, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें, यदि इस संसार को तोड़ना है तो उसमें भी भाषा सबसे बड़ा काम करती है। आज हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं भारत की भाषा होने के बाद भी यहाँ पर हिंदी को यथोचित सम्मान नहीं मिला, क्योंकि हमारा देश बहुत समय तक गुलाम रहा और उस गुलामी में लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं को, कभी पुर्तगाली आए, कभी मुसलमान आए, कभी अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं को यहाँ पर थोपने का प्रयास किया और हिंदी को दबाने का प्रयास किया। और किसी भी समाज को यदि बांटना हो तो सबसे पहले उसको भाषाओं में बांटो। राष्ट्रभाषा की बात आती है, आज हिंदी नहीं बन पा रही, उसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि हम भाषाई रूप से बटे हुए हैं। और यही कारण रहा कि एक लंबे अंतराल के बाद हिंदी को यथोचित सम्मान नहीं मिल पाया। और आज हम उस चिंता में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है, यदि हम इसके जड़ में जावे तो मूल रूप से इसकी विकास यात्रा पर यदि चर्चा करें तो हिंदी पैदा कहां से हुई? भाषा जो शब्द ब्रह्म है, शब्द कभी पैदा नहीं होता और कभी न तो नष्ट होता और शाश्वत रहता, उसका नाम ही अक्षर है। अक्षर किसे कहते हैं, कोई बताएगा? ध्वनियों को प्रदर्शित करने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें अक्षर का, उन्हें वर्ण भी कहा जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई सर आज आपके विद्यालय में आकर के कि आपका तो सीबीएसई पैटर्न से स्कूल चलता है, लेकिन आपके वहाँ इंटरमीडिएट में हिंदी चल रही है। ये बहुत गौरव की बात है। नहीं तो आजकल लोग, हिंदी तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और मैं कई बच्चों से चर्चा कर रहा था, मेरा स्वभाव है कि मैं बच्चों से चर्चा करता हूँ, तो आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप जाने इन चीजों को। तो भाषा की सबसे छोटी मूर्ति का ही वर्ण होती है, उसी का दूसरा नाम अक्षर होता है। अ का अर्थ है, अक्षर का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता है। आप जब तिलक लगाते तो एक क्या लगाते थे पिठिया के बाद? जल्दी बोलिए। अक्षत लगाते हैं, और जो कभी क्षत नहीं होता है। तो इसी प्रकार भाषा कभी नष्ट नहीं होती है सर।
भाषा पढ़ने वाला नष्ट हो जाता है, लेकिन भाषा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आज के समय पर लोग कहते हैं कि संस्कृत मृत भाषा है। भाषा कभी भी मृत नहीं होती है। यदि संस्कृत मृत भाषा होती तो इस राष्ट्र का, भारत राष्ट्र का जो ध्येय वाक्य है, इतनी भी संस्थाएं जिनके ध्येय वाक्य वो संस्कृत में नहीं होते। संस्कृत जीवित है, उर्दू जीवित है, हिंदी जीवित है, कोई भी भाषा मरती नहीं है। तो हम हिंदी की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं कहूँ हिंदी जो मूल भाषा संस्कृत थी, संस्कृत से जब भाषा कठिन रूप धारण कर लेती है तब जन सामान्य की भाषा निकलते हैं, प्राकृत निकली, अपभ्रंश निकली और इसी की 5वीं पीढ़ी में खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है। तो इस प्रकार हिंदी का एक समुचित विकास का उसका क्षेत्र है, फिर वो भाषा कई रूपों में आती है। हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हिंदी हमको दहेज में मिल गई। आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो चीज हमको फ्री में मिल जाती है, निःशुल्क मिल जाती है, हम उसका मायने नहीं समझते। यही बात हिंदी की है। आज सब लोग अंग्रेजी की बात करें, बहुत अच्छी बात है, मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं। और आपसे भी मैं आग्रह चाहूंगा, कभी भी किसी भी भाषा से दुराग्रह मत रखिए। ज्ञान विज्ञान के लिए जितनी अधिक भाषाओं का आपको ज्ञान होगा, आपका ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा जरूर आनी चाहिए। आप विदेश में जाकर के सेवा करते हैं, विदेशी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। आप विदेश में जाते हैं लेकिन अपनी माँ को यदि आप वृद्धाश्रम में रख देते हैं, वो अच्छी बात नहीं। तो आपको विदेशी भाषाओं को, बाहरी भाषाओं को सीखते हुए हिंदी भाषा को भी सीखना होगा। और जितनी अच्छी अभिव्यक्ति आप हिंदी भाषा के माध्यम से कर सकते हैं, संभवतः अन्य भाषा के माध्यम से नहीं। मैं कई बार अच्छे अच्छे अंग्रेजी के विद्वानों को सुनता हूँ, बट बीच में बहुत बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर उलझ जाते हैं हिंदी से ही अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं। कई सेमिनार से प्रिंसिपल सर मैंने देखे, हिंदी में लोग व्याख्यान देते हैं तो लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं, और अंग्रेजी यदि कोई बोलने लग जाता लोग बड़े तटस्थता से सुनते हैं। लेकिन अंग्रेजी वाला यदि कभी कोई हंसने की बात करता है तो सबको हंसी नहीं आती, क्योंकि सब समझ नहीं रहे होते। एक दो लोग हंसते हैं, बाकी लोग इसलिए हंस जाते कि कोई हंसने की बात हो रही है। लेकिन जब हिंदी में हम अपनी बात को करते हैं तो सब लोग उसको हृदयंगम करते हैं, समझते हैं। आपका विद्यालय जरूर अंग्रेजी मीडियम से चलता होगा, लेकिन आप जितने सहज हिंदी में हो पाते होंगे उतने सहज अन्य भाषाओं में आप नहीं होते होंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप भी मानते होंगे। आप मानते नहीं मानते इस बात को? बताएं विद्यार्थी लोग। सहजता, आप जितनी अपनी माँ के साथ सहज होते होंगे, शायद अपने रिश्तेदारी में जाकर के उतने सहज आप नहीं होते होंगे। तो हिंदी हमारे लिए माँ के समान है। इसलिए माँ और हिंदी में कोई अंतर नहीं है। आज जो परिवार यहाँ पर आयोजक है, अचला जी अपनी माँ की स्मृति में इस कार्यक्रम को कर रही हैं, क्योंकि माँ का कोई विकल्प नहीं होता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा जो हमारी है उसका हमारे लिए कोई, हमारे पास उसका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें उसको हृदयंगम करना चाहिए। और आप जब देश की बात करें, भाषाओं की बात आई, जब हमारा देश गुलाम था, लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, तमिलनाडु से भी लड़ रहे थे लोग, उत्तराखंड से भी, उत्तर प्रदेश से भी, सारे प्रदेशों से लड़ाई हो रही थी, लेकिन अंग्रेजी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। क्या कारण था? क्योंकि हम लोग भाषाओं में बटे हुए थे। और एक बहुत बड़ा चिंतन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। आज लोग कहते हैं भारत की राष्ट्रभाषा ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। भाषा कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती है, भाषा आत्मा की भाषा होती है। राष्ट्र की आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ ये जो भाषा जुड़ जाएगी वही राष्ट्रभाषा होती है। विद्वानों ने चिंतन किया, किसी हिंदी भाषी व्यक्ति ने हिंदी की बात नहीं कही। आप जानते हैं गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए? गुजरात में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, इसके मैंने आपका ध्यान नहीं। पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए आप लोग? आप लोग जो है एक बहुत सम्मानित संस्था के विद्यार्थी हैं, आपका एक स्वर में उत्तर आना चाहिए। गुजरात के थे। सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? बंगाल के थे। आप इस बात को ध्यान में रखें, गुजरात के गांधी जी, गुजरात के पटेल साहब और बंगाल के सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा यदि राष्ट्र स्वतंत्रता के आंदोलन की हमको लड़ाई करनी है तो हमको हिंदी भाषा को आधार बनाना पड़ेगा। और अंत में हिंदी भाषा को आधार मान करके देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। और वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, इस प्रकार के गीत लिखे गए। और यहाँ तक कि कवियों ने लिख दे दिया कि मुझे तोड़ लेना
देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश नवाने, जिस पथ जावे वीरने। जब ऐसी कविताएं लिखी गई तो लोगों के अंदर एक चेतना का संचार हुआ। समग्र भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक हो गया और हिंदी भाषा को आधार मान करके राष्ट्र की लड़ाई लड़ी जाने लगी। अंग्रेजों के समझ में आ गया कि अब एक भाषा से लड़ाई हो रही है तो अब तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो ये हिंदी का प्रभाव था कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। लेकिन आज उतने लोगों ने माना, लेकिन उसके बाद भी हम इस चीज का चिंतन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी हमको निःशुल्क मिल गई। जब कोई वस्तु निःशुल्क मिल जाती है उसका सम्मान व्यक्ति नहीं करता है। हमको मातृभाषा माँ बाप मिल गए, लेकिन जब चले जाते हैं तब पता चलता है। अचला जोशी को आज अनुभव होता होगा कि माँ का प्यार क्या होता है। जब विदेश में चले जाओगे अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाओगे और कोई आपको अपनी भाषा में सुनने वाला और समझने वाला नहीं मिलेगा, उस दिन आपको हिंदी की याद आएगी। आज एक उदाहरण आपको दूं, आजकल सोशल नेटवर्किंग का समय है। बहुत कंपनी आई, उन्होंने वाउचर फ्री दे दिए, जियो में निःशुल्क मिल गया जी, इतना टॉक टाइम इतना सब फ्री मिल रहा है। लोगों ने खरीद लिया, वो योजना लेकर के आए और हमने मोबाइल खरीदे, हमने उनके उत्पादों का प्रयोग किया। उन्होंने हमारा पैसा ले लिया मोबाइल देकर के और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक हमको दे दिया। और हमने आज व्हाट्सएप फेसबुक में ऐसे घुस गए कि अपनी स्वतंत्रता हमने गायब कर दी और आज हम उनके चंगुल में हैं। यदि आप कोई निजी कार्य भी अपनी मोबाइल में कर रहे हैं तो आपकी सूचना कहीं ना कहीं एकत्र हो रही है। मैं दक्षिण अफ्रीका के एक विद्वान की बात सुन रहा था। जब क्रिश्चियन मिशनरी के लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए निकले, बाइबिल को लेकर के दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे, उन्होंने कहा हम ईश्वर का संदेश लेकर के आपके पास आए और हम आपके लिए शांति की प्रार्थना करने के लिए, आप लोग आंख बंद करें, शांति हो जाएगी। लोगों ने आंखें बंद कर ली और इनके पास तक जमीन थी, अफ्रीकी लोगों के पास, और मिशनरी के लोगों के पास बाइबिल थी। उन्होंने कहा आंखें बंद करो, हम प्रार्थना करेंगे। बाद में कहा आंखें खोलो। जब आंखें खुली तो वहां की जमीनें मिशनरी के पास थी और इनके पास केवल इनके हाथ में बाइबिल आ गई। इसी प्रकार आज हमारे हाथ में ये चीजें आ गई, सोशल नेटवर्किंग की चीजें, लेकिन हमारी स्वतंत्रताएं सब उनके हाथों में चली गई हैं। तो हमने निःशुल्क वस्तुएं मिलने लगी तो उनका हमने औचित्य नहीं समझी, महत्ता नहीं समझी और अपनी स्वतंत्रता को खो बैठे। यही हिंदी के परिप्रेक्ष्य में भी है कि हमने हिंदी को इस तरीके से खो दिया। हिंदी बहुत सम्मान की भाषा है और आज स्थिति ऐसी है, मैं अपने गांव भर में तो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ सब। हमारे वहाँ ऐसे विद्यार्थी आते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, मैं यथार्थ में घबराता नहीं हूँ। छोटी सी बच्चियाँ आती हैं, 18-19 साल में इंटर करके जाती हैं और देखता हूँ 20-21 में उनकी शादी हो जाती है। और मैं तो विदाई समारोह के दिन बच्चों से यही कहता हूँ, सब कुछ करना, पढ़ना या न पढ़ना बात की बात है, लेकिन 25 साल से पहले शादी मत करना। मैं ये जरूर कहूँ, कम से कम ग्रेजुएट बनो। लेकिन जब मैं कभी क्षेत्र में घूमता हूँ, वो बच्ची होती है 21 साल की और 1 साल का बच्चा उसकी गोद में होता है, एक कंधे में झोला होता है, टैक्सी स्टैंड को जा रही होती है और उसको देखता हूँ, बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसको शिक्षा के अधिकार से उसके माता पिता ने ही वंचित कर दिया। इतने होशियार बच्चे होते हैं लेकिन अपने पिता के आगे अपनी बात नहीं रख पाते, अपनी माँ के आगे अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। अपने विवाह का निर्णय भी उसको अपने पिता और अपनी माँ के दबाव में करना पड़ता है। ऐसी स्थिति हिंदी की है। हिंदी के अंदर बहुत क्षमता है, हिंदी के अंदर बहुत बड़ा हिंदी का अपना क्षेत्र है, लेकिन आज हिंदी को उसका स्वाभिमान की याद दिलाने वाले लोगों की कमी है। क्योंकि आज हमने अपनी संस्कृति को बेच दिया, अपने विचारों को बेच दिया। जिस प्रकार वो बेटियां माँ बाप के दबाव में विवाह कर लेती है, फिर उसका जीवन तबाह हो जाता है। कई बार अच्छे निर्णय संयोग से हो भी जाते हैं लेकिन नहीं भी होते। तो यही स्थिति हिंदी की भी है। लेकिन आज के दिवस में हमारा ये पावन कर्तव्य है कि हम हिंदी की उस महत्ता को समझें। हिंदी हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार एक बच्चे के लिए माँ का दूध महत्वपूर्ण होता है। बाजार में चाहे बच्चों को कितनी चीजें खिला दी जाए, कितनी गाय का अच्छा दूध पिलावें, लेकिन अंत में लिखा रहता है बच्चे के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है। उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र की आत्मा वहां की भाषाओं में निहित रहती है। और यदि भारत के संदर्भ में हम बात करें, आज भारत की 57% से अधिक की जनता जो हिंदी भाषी है, अंग्रेजी का प्रतिशत जो 4 या 5% से अधिक नहीं है।
लेकिन आज हम अंग्रेजी के प्रति इतने उन्मुख है, होना चाहिए, मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन अपनी जड़ों को भी हमने नहीं छोड़ना है। एक उदाहरण आपको दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम आज देश प्रेम की बात कर रहे हैं, कोई शिक्षण संस्थान देश प्रेम से हट के बात नहीं करता, सब देश प्रेम की बात है। व्यक्ति वही है जो राष्ट्र से प्रेम करता है, और राष्ट्र प्रेम तभी होता है बच्चों जब हमारे अंदर अपने राष्ट्र की भाषाओं के प्रति सम्मान होता है। हिंदी के प्रति सम्मान नहीं होगा, संस्कृत के प्रति सम्मान नहीं होगा, तो आप कभी भारत के प्रेमी नहीं हो सकते, राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप आश्चर्य में पड़ेंगे इस बात को, हमारे साथ के लोग भी जब विदेशों में शिक्षा के लिए जाते हैं, कई देश है सर, आप तो बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, आपने तो जल सेना में सेवा की है, आपने विश्व जितना घुमा, मैं तो आपका दशांश भी नहीं हूं, लेकिन ऐसे ऐसे देश हैं जो शिक्षा अपनी ही भाषा में देते हैं। हमारे वहां के लोग रशिया या यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा लेने जाते हैं, पहले वहां की भाषा पढ़नी पड़ती है। जर्मन में जाते हैं, पहले जर्मनी सीखनी पड़ती है, तब अगली बार से वहां की विषयों को आप पढ़ सकते हैं। और कई देश तो ऐसे हैं, यदि वहां पर आप अंग्रेजी का भी नाम लेते वो लोग नाराज हो जाते हैं, वो अपनी भाषाओं के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, हम अपने को विश्वगुरु कहते हैं, लेकिन अपनी भाषाओं का असम्मान जितना हमारे वहां अन्य देशों में इतना नहीं है। भारत से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति जो है विदेश चले जाते हैं, संभवतः फ्रांस में। अच्छा लगेगा आपको, उदाहरण सुनिएगा और हृदय में उतारने का प्रयास करिए, कितनी गंभीरता है। चले गए फ्रांस में, बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया मेडिकल साइंस में। संयोग की बात थी कि किसी परिवार में, पेइंग गेस्ट कहते हैं, ऐसे किसी परिवार के साथ रहने लगे, बहुत लंबे समय तक रहे, वहीं सेवा दे रही। और उनकी एक छोटी बच्ची थी उस परिवार की, और बच्ची उन व्यक्ति से बड़ा प्रेम करती थी, अंकल जी जो भी थी अपनी भाषा में बोलती थी, और जितनी भी चीजें घर में बनती थी उनको भी दी जाती थी, बस परिवार का संबंध है। लेकिन इतना ही अंतर था, जो लोग फ्रांस के थे और ये व्यक्ति भारत के थे, और लंबे समय से वहां रहे। संयोग की बात है, एक बार इस व्यक्ति का घर से एक चिट्ठी गई सर। चिट्ठी जानते हैं क्या कहते हैं चिट्ठी को? लेटर। चिट्ठी और पत्र बहुत कम जानते, लेटर सब जानते हैं, अच्छी बात है। तो यहां हिंदुस्तान से उनके लिए चिट्ठी गई, और उस छोटी बच्ची ने देखा कि आज अंकल जी के लिए पोस्टमैन कुछ लेकर के आए। हमारे 12th और 11th के बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि अब आप भी विदेश सेवा में जाएंगे। तो जब बच्ची ने देखा कि पोस्टमैन ने एक कागज दिया था आज अंकल जी को, उसने पूछा अंकल जी क्या आया था? अपनी भाषा में पूछा होगा, मैं तो अंग्रेजी भी नहीं जानता हूं, मेरी वीक इन इंग्लिश, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंच में पूछा। उन्होंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं, उन्होंने चीज को छिपा दिया, पत्र को छिपा दिया। बच्ची थोड़ी देर बाद फिर गई, नहीं आप बताइए आज हिंदुस्तान से आपके लिए कुछ आया? तब भी नहीं दिखा। बच्ची बहुत नाराज हो गई, यदि आप मुझे इसको नहीं दिखाएंगे, इस चिट्ठी को या इस कागज को नहीं दिखाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो अंत में इतना प्रेम था छोटी बच्ची के प्रति उनका, उन्होंने वो दिखाया। तो वो चिट्ठी आई थी उनके घर से, उनके संभवतः उनकी पत्नी का हो या उनका पिताजी, जिसका भी था, चिट्ठी गई हुई थी, लेटर गई हुई थी, और मैं खोल के उस बच्ची को दिखा दिया। और लड़की ने देखा कि जो चिट्ठी लिखी हुई है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी, और उसी समय उस बच्ची ने कह दिया मैं आज से आपसे बातचीत नहीं करूंगी। ठीक है, आप फ्रांस में रह रहे हैं, यहाँ की भाषा सीख करके आप काम करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है आपके घर से भी आपको विदेशी भाषा में लिख करके चिट्ठी आ रही है। जिस देश के लोगों का अपनी भाषा के प्रति सम्मान, अपनी भाषा के प्रति प्रेम नहीं होता, वो देश के देश का भी नहीं हो सकता, इसलिए आज से हम आपसे कोई बात ही नहीं करेंगे। और उस परिवार के किसी भी सदस्य ने उनसे बात नहीं करी, यहाँ तक कि उनको अपने घर से निकाल भी दिया। तो कहने का भाव है बच्चों, ये हिंदी जो हमारे घर की भाषा है, तो हमेशा दूसरी की माताओं का सम्मान करो, लेकिन अपनी माता का सम्मान कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। यही जो है भाषा की मुख्य प्रासंगिकता है। अब बात आई वैश्विक परिप्रेक्ष्य की। वैश्विक माने होता है विश्व संबंधी, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। विश्व स्तर पर किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का प्रचार तब होता है जबकि उसका आधार सही हो। भारत हमारा, हिंदी हमारा भारत की आधार भाषा है,
यदि हम ही अपने घर में अपनी माँ का सम्मान नहीं करेंगे, अपने पिताजी का सम्मान नहीं करेंगे, आप अपने प्रिंसिपल सर का सम्मान नहीं करोगे, तो आप सोचेंगे कि बैजनाथ चौराहे में कोई हमारे प्रिंसिपल साहब को जो सैल्यूट करे, संभव नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, पहली जिम्मेदारी आपकी है, अपने आचार्यों के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति आपका सम्मान का भाव होना चाहिए। तो हम विश्व स्तर पर तब जाएंगे सबसे पहले जब हिंदी को हम स्वयं सीखेंगे। और जहाँ तक बात आती है कि भाई आज हिंदी की स्थिति में हम बोल रहे हैं कि हिंदी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, बहुत आगे हिंदी बढ़ी हुई है। यदि विश्व की भाषाओं को देखें तो तीसरे नंबर की भाषा हिंदी है। और आज एक समाज में दुष्प्रचार हुआ, अरे हिंदी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। हिंदी को कोई खतरा नहीं है इस समाज में, खतरा हमारे दिमाग को। हमारे गांव भर में बच्चे कुमाऊनी भाषा में अधिक से अधिक बोलते थे, लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कर सकता हूं, हमारे गांव के 99% बच्चे आज हिंदी में बोलते हैं। हमारे दादा दादी कुमाऊनी में बोलते थे, लेकिन आज बच्चों के साथ राजभाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी में अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। और भारत में जीने के लिए आप किसी भी संस्था में जाइए, कहीं पर भी चाहिए, तो हिंदी का एक बहुत बड़ा बाजार है। आप देखते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में आप लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, तो व्हाट्सएप और फेसबुक में आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अधिक से अधिक हिंदी का ही प्रयोग किया जाए। और यहाँ तक कि आप अंग्रेजी में भी कुछ लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख रहे हैं। दीपी आप रोमन बना रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो को आप जो है अंग्रेजी में लिख रहे हैं, लेकिन दीपी आप रोमन कर रहे हैं, लेकिन लिख आप हिंदी में ही रहे। क्यों? क्योंकि आप उसमें भी इतने दक्ष नहीं। तो इसलिए हिंदी का एक अपना बहुत बड़ा बाजार भी है। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जितने भी हमारे, एक उदाहरण आपको और दूंगा कि भाषा की वैश्विक स्वरूप के विषय में, आज आप देखते हैं कि हमारे वहां जो चुनाव होते हैं तो हमारे राजनेता लोग भी हमारे बीच में पहुंचते हैं। और राजनेता लोग चाहे कोई कहीं का भी हो, हमारे बीच में आकर के हमारी क्षेत्रीय भाषा को अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं और हिंदी का प्रयोग करते हैं। और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करके वो अपने पक्ष में हमारा मतदान भी करा लेते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखते होंगे कि आज हिंदी का इतना बड़ा बाजार है कि आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी भाषा का हो, अंग्रेजी में ही न पढ़ता हो, आप लोग जब अपने घर में पिक्चर देखते होंगे, फिल्म देखते हैं, तो अधिक से अधिक हिंदी फिल्म देखना सब पसंद करते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि आप उसको समझ पा रहे होते हैं। और आज तो फेसबुक और आपके व्हाट्सएप ने इतना अधिक भाषा का प्रचार कर दिया, जो हमारे विदेशों में प्रवासी लोग थे वो भी हमारे साथ संदेशों के माध्यम से जुड़े रहते हैं और हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करके इस भाषा को आगे बढ़ाने में वो काम कर रहे हैं। जहां तक हम भारत की बात करें तो भारत में तो विद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में है ही है। इंटर तक का हमारे उत्तराखंड में तो इंटर तक हिंदी अनिवार्य विषय में, CBSE में हाई स्कूल तक तो हिंदी अनिवार्य है, लेकिन यहाँ आपके विद्यालय में अनिवार्य रूप से हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो निश्चय ही ये आपके निदेशक महोदय का भाषा के प्रति लगाव को द्योतित करता है। पूरे विश्व स्तर में यदि हम चर्चा करें तो अभी कम से कम 30 या 40 देशों में हिंदी विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है, केवल भारत की नहीं, विदेशों में। और कम से कम 200-250 विश्वविद्यालयों में हिंदी में परास्नातक पर डिग्री दी जा रही है। तो इस प्रकार हिंदी भाषा जो है अपने एक बहुत अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और आपको आज का समय क्या है? रोजगार का। हर एक भाषा को हम रोजगार के रूप में देखते हैं कि इससे हमको क्या मिलेगा। सब बच्चे आजकल बीटेक कर रहे हैं, एमटेक बीटेक करके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? तकनीकी और विज्ञान का युग है और रोजगार की समस्या। लेकिन आप जब भाषा के क्षेत्र को देखें तो भाषा में भी रोजगार के तमाम साधन हैं। आप भारत में यदि IAS और PCS की परीक्षा देते हैं तो आपको हिंदी एक विषय के रूप में मिलता है। राजभाषा विभाग आपका एक विनिश्चित उसके लिए है। और यहाँ तक कि आज बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी जिसको आप कहते हैं, उसमें भी हिंदी भाषी लोगों की मांग बढ़ रही है। क्योंकि यदि आप किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं तो अंग्रेजी में यदि आप प्रचार करेंगे तो भारत की तो जनता ही 60% हिंदी बोलने वाली है, वो तुम्हारी भाषा को नहीं समझेगी। इसलिए हिंदी में ही अधिक से अधिक विज्ञापन दिए जा रहे हैं। हम जरूर इन मंचों के माध्यम से भाषण दे रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं हिंदी का प्रचार
हमने उतना नहीं किया जितना कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने किया। आज उनकी पिक्चरों को, उनको डायलॉग्स को सुनकर के लोग हिंदी की ओर उन्मुख होते हैं। तो हमारी मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो भी आज ऐसे लड़कों की नियुक्तियां कर दी जो कि उनके विज्ञापनों का, प्रोडक्ट, उनके उत्पादों का अच्छे से अच्छे प्रचार प्रसार कर सके। तो इसलिए हिंदी का एक बृहद क्षेत्र इस प्रकार से भी है। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो आप देखते होंगे जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बार यूएनओ में गए थे, उन्होंने हिंदी में ही अपना व्याख्यान दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री थे, उनने संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य सर्वप्रथम हिंदी में अपना व्याख्यान दिया था। और आज मोदी जी जहां पर भी जाते हिंदी बोलते हैं और सिर्फ बोलने का ही प्रभाव है कि आज 3 बार उनको मौका मिल गया। तो आप अपनी भाषाओं के प्रति जब जितनी गंभीरता के साथ जुड़ते हैं तो निश्चय उनका प्रचार प्रसार होता है। ये कहने की बात है कि सारी चीजें अंग्रेजी में, ऐसा नहीं है। इंटरनेट में कोई भी सामग्री आज आपको हिंदी में उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए आपसे मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अपनी उन भाषा, जो हमारी मूल भाषा है, उसकी प्रासंगिकता को समझें और ज्ञान विज्ञान हेतु अधिक से अधिक भाषा हमको आनी चाहिए। लेकिन जिस घर में उसकी माँ का सम्मान न हो और वो दूसरे की माताओं का यदि सम्मान करते जाए तो माँ बहुत दुखी हो जाएगी। और एक बात और बता दूं कि भाषा कभी भी नष्ट नहीं होती। मैंने आरंभ में भी चर्चा करी, भाषा पढ़ने वाले मर जाते हैं लेकिन भाषा कभी भी नहीं मरती है। हिंदी थी, हिंदी है और हिंदी रहेगी। आपको इन विषयों पर चिंता करनी होगी आज कि जब विदेश के लोग हिंदी सीखने आ रहे हैं लेकिन हम लोग अपनी भाषाओं से हटते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण और आपको दूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आप विज्ञान और तकनीकी के विद्यार्थी हैं। एक कार्यक्रम में था सर मैं बेंगलोर में। आप सभी बच्चे, मुझे पता है कि भाषण बोरिंग होता है। स्पीच इज ग्रेट बट साइलेंस इज ग्रेटर। भाषण देना अपने आप में महान बात तो है, लेकिन उससे ज्यादा महान है उसको सुनना। तो आप लोग बिल्कुल परेशानी में होंगे, मैं इस बात को भी समझ रहा हूं, लेकिन मैं एक अंतिम उदाहरण के द्वारा ही अपनी बात को समापन की ओर ले जाना चाहूंगा। मैं बेंगलोर का आपको उदाहरण बताऊं और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, आप अच्छी सी अंग्रेजी सीखिए। सर आपको इन्हें उर्दू भी सिखानी चाहिए। फारसी तो बहुत, अब कहाँ संस्कृत की जैसी स्थिति है, उर्दू, फ्रेंच और इटालियन जो अन्य भाषाएं भी हमको आनी चाहिए। लेकिन जो हमारी मूल संस्कृत है मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। मैं बेंगलोर में एक कार्यक्रम में गया था, लगभग 3 दिन का हमारा कार्यक्रम था, राष्ट्रीय स्तर। 700 लोग हम सभागार में बैठे थे। आप तो मुश्किल से भी 300 के आसपास होंगे। तो जब बैठे तो कोई लोग, अब किसी के चेहरे में लिखा नहीं रहता है कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब एक जैसे दिखते हैं। तो बच्चों एक सेशन हुआ वहां पर, प्रोफेसर चंद्र कृष्ण शास्त्री उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे और हम उत्तराखंड से 11 लोग थे, उसमें एक मैं भी था। तो वहां पर एक घोषणा हुई मंच से, ध्यान से सुना, आप मैं बहुत सरल संस्कृत बोल रहा हूं। वहां पर यह घोषणा हुई कि अस्माकं सभागार मध्ये यावत् सॉफ्टवेयर इंजीनियराः सन्ति ते तु यथाशीघ्रं स्वस्थानान् परित्यज्य अग्रे मंचे समागच्छन्तु या श्वेतवन्दिका वर्णिताः आसन्दिका वर्तन्ते तत्र आसनं गृह्णन्तु। इसका अर्थ था, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे सभागार में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो अपने स्थान को छोड़ करके मंच में आए और जो सफेद रंग की कुर्सियां लगी हुई हैं इन पर अपना आसन ग्रहण करें। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कार्यक्रम संस्कृत का है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर यहाँ कहां से आ गया। फिर बाद में हमको प्रदेशवार बांटा गया। मेरा नंबर आया उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु के लोग मेरे साथ। मैंने उनसे पूछा, सर आपने ये संस्कृत कहां से सीखी, आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने कहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना अलग बात है, मैं बेंगलोर IIM का स्टूडेंट हूँ। IIT जो भी बेंगलोर में संस्थान है, हम यहाँ पढ़ते हैं, यहीं से हम पढ़े, जॉब करते हैं। लेकिन आप सुबह उठने से शाम सोने तक जितनी व्यवहारिक संस्कृत होती है, हमसे जो बोलना है बोल दीजिए। बोले हमने संस्कृत के शिविर किए और हमें पता है
कि हम चाहे कितनी भी भाषाओं को सीख लें तो हमारे संस्कारों की, हमारे संस्कृति की और हमारे राष्ट्र की भाषा संस्कृत है। यदि हम इंजीनियर संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हम डॉक्टर यदि संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे? इसलिए हमने संस्कारों के समारोपण के लिए विश्व की जो सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत भाषा में, इसलिए संस्कृत भाषा को पढ़ा। तो मैं आज भी आपके साथ दावे के साथ कर सकता हूँ, यदि किसी बच्चे की आवाज लगती सर हकलाता है, वो किस प्रत्येक भाषा बोलने में हकलाएगा। यदि वो संस्कृत बोलना शुरू कर देगा, संस्कृत के श्लोकों में कभी भी किसी की आवाज नहीं लगती। कभी आप प्रयास करके तो देखिए। तो ये वैज्ञानिकता हमारी भाषाओं में है, ये भाषा संस्कृत में वैज्ञानिकता है, ये भाषा हिंदी में ये वैज्ञानिकता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज हम उनको छोड़ करके उनका महत्व नहीं समझ पा रहे। छोड़ा तो हमने नहीं है, लेकिन कुछ महत्व को समझने की बात है। खैर, आप लोग छोटी कक्षा के बच्चे हैं, मैं थोड़ी, मेरे अंदर ये कमी है कि मैं बाल मनोविज्ञान को कम पढ़ पाता हूँ। बड़े समाज में बोलना बड़ा सरल होता है सर, लेकिन बच्चों के बीच में बोलना थोड़ा कठिन होता है। मैं इंटर तक के बच्चों को तो पढ़ाता हूँ, जब 6-7 आठ के बच्चों को मुझे पढ़ाना होता है मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो मैं आपके बाल मनोभावनाओं का भी बहुत सम्मान करता हूँ। आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना, लेकिन आपको तालियां जरूर बज गई हैं। मैं इस बात को समझता हूँ कि आप चाहते कि यह मौन हो जाए, लेकिन मैंने संस्कृत से अपनी बात शुरू की थी। एक अंतिम मैं संस्कृत सूत्र से ही अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। भगवद गीता का जब उपदेश दिया अर्जुन को भगवान ने, अंतमा कहा था स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह। अपने धर्म में मरना उत्तम है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार करना उत्तम नहीं है। इसलिए हिंदी हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा मर्म है। इसलिए हिंदी दिवस के इस पूर्व वेला पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अपने अतीत को पहचानिए, अपने वर्तमान को समझिए और अपने देश को भी कल्पना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैं पुनः मंचासीन अतिथियों का, डायरेक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जोशी जी का, कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लगा। आपके विद्यालय में सर कभी कोई हिंदी से संबंधित कार्यक्रम हो जरूर बुलाइएगा, आपके विषय कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, मुख्य वक्ता को सुनना एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी होती है। हिंदी के बारे में जो डॉक्टर जोशी ने जो बात कही है, मैं एक ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूं कि आज के दिन इस दौर में दुनिया में हिंदी कितनी इम्पोर्टेंट है। मेरी यानी हमारी वाइफ की जो छोटी सिस्टर हैं वो यूएस में है। मैं आपको बताऊं सर, मेरी जो वाइफ है, दे आर 6 ब्रदर्स सिस्टर्स, ऑल आर अब्रॉड एक्सेप्ट माई वाइफ। वो अमेरिका में हैं और उनके हस्बैंड जो हैं उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वो अराउंड 12 to 15 ईयर्स सऊदी अरेबिया में रहे, इंडिया से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, और उसके बाद वो वहाँ से यूएस चले गए। अभी उनको यूएस में भी अराउंड 15 ईयर्स से शायद ज़्यादा हो गए। अगर कोई उनकी मेरी चैट देखेगा मोबाइल पर, मैं असली पॉइंट पर आ रहा हूँ, उनकी चैट किस तरह की होती है मैं दिखाऊंगा आपको। जावेद भाई, आपके विद्यालय की उन्नति देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ही इज सिटिंग इन यूएस, ही इज सिटिंग इन यूएस। और उनकी चैट, और जब वो इंडिया आते हैं तो इंडिया आके उनकी एक ही बात होती है कि चाहे वहां अभी कोई भी देश का बंदा है यूएस में, हिंदी सीखने की एक ललक है। और मैं हिंदुस्तानी होते हुए अमेरिका जाकर कहीं ऐसा ना हो कि बिना हिंदी जाने हुए या बिना हिंदी को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हुए मैं दुनिया से चला जाऊं। तो मुख्य वक्ता सर ने जो बातें कही हैं बिल्कुल वो बातें हैं जो उन्होंने जड़ से उठाकर वो बातें की हैं। अगली चीज ये है, मैं सर आपकी इजाजत से जोड़ना चाहूंगा। मेरी संस्कृत में डिस्टिंक्शन रही है, मेरी संस्कृत बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज कि
अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, और हमारे स्कूल में सबसे बड़ा इशू, जोशी सर यहाँ पर हैं, हमेशा हमारे स्कूल में जो सबसे बड़ा इशू है, गुड हिंदी, गुड हिंदी, गुड हिंदी, मिस्टेकलेस हिंदी, मिस्टेकलेस संस्कृत। हमारा जो मेन मुद्दा लैंग्वेज पर होता है सब, क्योंकि हमें मालूम है इंग्लिश अलग चीज है। आज हिंदी दिवस की बात है तो हिंदी की बात हो रही है। अगर आपके अंदर कहीं भी किसी व्याकरण में कमजोरी है, दुनिया की किसी भी भाषा में आपको इंग्लिश में कमजोरी है, आप संस्कृत की व्याकरण को सीखना शुरू कर दीजिए। इतनी गहरी, इतनी साफ सुथरी और इतनी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। संस्कृत के अंदर जो है खास बात यह है कि इंग्लिश की तरह या किसी दूसरी भाषा की तरह अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में तुम, तू, आप सबके लिए एक ही है, लेकिन उसको इंग्लिश में उस सबके लिए यू है। लेकिन अगर आप संस्कृत में देखेंगे तो संस्कृत में किसी भी एक शब्द का सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा। इतनी गहराई की व्याकरण है। जिन लोगों ने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी है, चाहे वो हमारे टीचर्स स्टाफ हैं, चाहे बच्चे हैं, एक दफा, इंटरनेट अवेलेबल है आजकल, आप एक दफा जाकर उसकी गहराई को देखिए। कल की ही बात है कि जैसे ही हमारे यहाँ एक हमारी अध्यापिका के मुंह से गरुड़ की बात है कि उसमें धातु रूप थे और उसमें विभक्ति का जिक्र आ गया। मैंने कहा इसमें विभक्ति का जिक्र नहीं आएगा, धातु रूप में। तो इतनी अच्छी, इतनी सुंदर और इतनी एक्यूरेट व्याकरण है। अगर आपने संस्कृत की व्याकरण में एक बार अगर आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया तो दुनिया की कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि जिसकी ग्रामर आप अच्छी तरह नहीं सीख सकेंगे। तो ये मेरी आपसे एडवाइस के साथ साथ आज के दौर में एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, खास तौर पे आपको संस्कृत और उसका हिंदी, हिंदी दिवस है, हिंदी की बात हो रही है। इंग्लिश की बात जब हम करते हैं, दैट इज फॉर अवर प्रोफेशनल लाइफ। That is, as the world is global now, we have to be global. But by keeping our language intact, by feeling proud on our language. Sorry, मैं इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, लेकिन उसको दूसरे रूप में ना लें। हमेशा हमें अपनी मदर टंग का और जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मैं तो कहता हूँ नेशनल लैंग्वेज है, और सबसे आज जो भी डिस्प्यूट हैं देश के अंदर है चाहे विदेश में है, वो सब कुछ भाषा की वजह से हो रहा है। जहाँ तक हो सके हर भाषा का रेस्पेक्ट। आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, लेकिन ये उन लोगों से होता है जो कि जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो भाषा का रेस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमें हर एक भाषा का रेस्पेक्ट करना है। हर एक भाषा की अपनी वैल्यू है। किसी की सोशल लाइफ में है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ में है, किसी की इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में है। तो हर भाषा का रेस्पेक्ट करें। लेकिन हिंदी, ऑफ कोर्स हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस ना होने के बावजूद भी मैं आपसे कहता हूँ, आप अपनी हिंदी को मजबूत, बेहतर और खूबसूरत बनाकर रखिए। और बिल्कुल सही बात है, अगर इतनी हिंदी बची भी है तो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से बची है। थैंक यू वेरी मच। यू कैन नाउ गो। हिंदी भाषा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय श्री मोहन जोशी जी को, जो मुख्य व्याख्यान पर अपनी मीमांसा प्रस्तुत करेंगे और हमें नई दृष्टि प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। माँ सरस्वती के पावन प्रांगण में इस सुंदर आयोजन के लिए मैं हरीश जोशी जी, अचला जी, हमारे इस परिसर के संरक्षक आदरणीय जावेद जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय गुरुजन वर्ग, पत्रकार मित्र, प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस पर यह मौका हमें मंजू जोशी जी ने दिया है, और
मेरी स्मृतियों में मंजू जोशी जी का एक विराट व्यक्तित्व है जो बहुत ही मधुर स्वभाव की थी, हंसमुख थी, मिलनसार थी, कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य परायणता उनके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, 35 साल पहले 1991 में मैंने विद्यालय की शुरुआत की और उसकी 11 शाखाएं गांवों में हुआ करती थी। मेरी एक शाखा यहाँ पे थी, सब्जी शेदर। मैं पैदल आया करता था, सड़कें ऐसी नहीं थी। मैं कोहिना, कपड़ना, भटड़िया, भगरतुला और ग्वाड़ पजना, घेटी, भिलकोट, पाटली, लवास, छोटे छोटे यूनिटों का संचालन किया करता था। और इस रास्ते को मुझे याद है, तो यह दौर था करीब 12-13 वर्षों तक। और फिर मेरे एक दुर्घटना का मैं शिकार बना और उसके बाद वो सारा कार्य बिखर गया। उसी दरमियान मेरे 98 में मैं मूक बधिर बच्चों के लिए भी काम किया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हेल्थ किया बम्बई की कोलेब्रेशन में। मैंने 92 से 2000 तक प्री स्कूल स्टार्ट किया, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, कैंप्स लगाए। व्यावसायिक शिक्षा में फिर पॉलिटेक्निक द्वारहाट के साथ भी कोलेब्रेशन हुआ और 3 वर्ष का व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 महीने का 6 ट्रेडों में संचालित हुआ। तो गारमेंट मेकिंग जो उसमें एक ट्रेड था, उसमें मंजू जोशी जी का सानिध्य हम सबको मिला 3 वर्ष तक। तो एक लंबी कथा है, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मंजू जी का जो व्यक्तित्व था वह बहुत विशाल था और आदमी के जाने के बाद ये पता लगता है वो आज भी हम सबको प्रेरणा देती हैं और देती रहेंगी। उन पर एक जल्दी एक किताब अचला जी और हमारे अनुराग जी, हमारे हरीश जोशी जी के संपादन में जल्दी निकलने वाली अगले माह तक आप लोगों के हाथों में होगी। हम ज़्यादा जान पाएंगे उनको। हिंदी की बात आ रही है, मेरे पास समय कम है, मन है कि मैं बोलता रहूं और आप बच्चों से मेरा आग्रह है, मैं आपको एक गजल भी सुनाऊंगा हिंदी में, अगर आप सुनना चाहेंगे। सीधे आता हूँ। अनंत गोपाल कृष्ण जोशी जी बहुत विद्वान हैं, भाषाविद हैं और आपने अक्षर के बारे में बताया, अक्षर शब्द के बारे में बताया। तो हिंदी भाषा की महत्ता, हिंदी की चुनौतियाँ और हिंदी की सहजता के बारे में आपने बात की कि हम जिस तरह माँ के साथ सहज हो सकते हैं, तो हिंदी में भी हम उतने सहज होते हैं, अपनी बात को ठीक से रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हिंदी की क्या भूमिका रही और वर्तमान में हिंदी की स्थिति वैश्विक स्तर पर इसके स्वरूप पर आपने दृष्टिपात किया। और कुमाऊनी का भी आपने जिक्र किया। कुमाऊनी भाषा, कितने बच्चे कुमाऊनी बोल लेते हैं? यहाँ पर हाथ खड़ा करेंगे, थोड़ा सा मैं जान रहा हूँ। अरे सब लोग बुलाने, हमारी भाषा, अपने भाषा अपने बोले को बुलाना चाहिए, है ना। ये तब बचल तो हमारे बुलाने को ये जो कि आगे खेड़ी तक आप इसको दे पाओगे। और वैश्विक स्तर पर मैं थोड़ा सा एक पर दृष्टिपात कर रहा हूँ, तो हिंदी जो है भारत की राजभाषा है और विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। वैश्विक परिदृश्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रही है आज के दिन में हिंदी, और यह भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न हिस्सा है। यह विश्व स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इसकी वैश्विक यात्रा, इसके साहित्य, सिनेमा, डिजिटल उपस्थिति जो है भारतीयों के योगदान के माध्यम से एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत कर रही है। यह हिंदी संस्कृत से उत्पन्न एक इंडो आर्यन भाषा है और भारत की संस्कृति की धरोहर के प्रतीक है।
और प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक तक हिंदी विभिन्न रूपों में इसके विकास के सोपान इसमें चढ़े हैं, जिनमें खड़ी बोली है, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज भाषा है, जिसमें अनेक बोलियों के साथ साथ ये साहित्य और काव्य दर्शन का एक माध्यम रही है। प्रेमचंद को हम सब पढ़ते हैं, तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, कबीर जी को पढ़ते हैं, सूरदास को पढ़ते हैं। इन साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के को वैश्विक स्तर पर समृद्ध किया है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस और कबीर के दोहे तो आज जुबान पे लोगों के, और हर कोई अपने पास उन ग्रंथों को रखता है और उसके कोटेशन देता है अपने वाक्यों में। अब जब मैं वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्थिति की बात करूं तो हिंदी बोलने वालों की संख्या विश्व में 60 करोड़ के करीब है, उससे भी अधिक है, और यह विश्व की तीसरे सबसे बड़ी भाषा है। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो और नेपाल जैसे देश हैं जो हिंदी भाषा में हिंदी प्रवासी जो समुदाय हैं उनमें यह भाषा जीवित है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे भारतीय जो प्रवासी हैं वो यहाँ पर इसको एक नई पहचान दे रहे हैं और संयुक्त रूप से इसका प्रयास कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने का। विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन पहली बार हुआ था वो 1975 को नागपुर में हुआ था, और हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार में आज हम सब लोग शामिल हैं। इसके महत्व को हम लोग समझें, और जैसे कि सिनेमा का जिक्र किया था आदरणीय डॉक्टर गोपाल जी ने, बॉलीवुड है, हिंदी सिनेमा है, आज विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार का सबसे बड़े माध्यम है। शाहरुख खान और हमारे अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण जैसे जो सितारे हैं उनकी फिल्में न केवल भारत में बल्कि पूरे रूस, जापान में, मध्य पूर्व और अमेरिका देशों में बहुत पसंद की जाती हैं। दंगल जैसी फिल्में है, बाहुबली है, और आपके RRR जैसी फिल्में हैं, उसको हर कोई देख रहा है और वो बड़े प्रचार एकदम से प्रसार हो रहा है हिंदी का। और जैसे जय हो एक स्लमडॉग मिलियनेयर जो गाना है, ये हर किसी की ज़बान पर है, तो ये हिंदी यहाँ इस माध्यम से पहुँच रही है लोगों तक। और आज के युग में गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और फेसबुक है, AI है, आपके कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके माध्यम से भी हमारे तेजी से प्रसार हो रहा है हिंदी का, हिंदी भाषा का। विकिपीडिया है, हिंदी के संस्करण हैं, इसमें लोग काफ़ी इसका प्रयोग कर रहे हैं, और इससे जो है इसको हमें देखना चाहिए कि हिंदी भाषा को आज और समृद्ध करने की जरूरत है। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदी का प्रयोग विशुद्ध रूप से हमको करना चाहिए। हिंदी के स्वरूप में मैं आपको बात ये कहना चाहता हूँ, हम दक्षिण भारत के चले जाते हैं। अभी मैं जनवरी में पूरे दक्षिण भारत की यात्रा पर था, तो वहाँ पर मुझे हिंदी बोलते हुए लोग बहुत कम नजर आए, अपनी भाषा बोलते हैं। हम लोग कुमाऊनी भाषा में नहीं बुलाने, वहाँ दक्षिण भाषा के लोग अपनी भाषा को बोलते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है संप्रेषण स्थापित करना। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। हिंदी पखवाड़े में अभी 3 रोज पहले मैं दिल्ली में था, गढ़वाली कुमानी और जौनसारी एकेडमी का एक कार्यक्रम था, 2 दिन की संगोष्ठी थी। ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। अभी आपके ऑफिस में बैठा था, भाषा संस्थान का फोन आया कि कल 4 बजे का भी गोष्ठी है। मतलब क्या है कि ये सारे कार्यक्रम हर स्तर पर चल रहे हैं, संस्थागत स्तर से चल रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकारी स्तर पर भी हो रहा है। उसमें विभिन्न पुरस्कार हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, कार्यशालाएं हो रही हैं, और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर हो रही है। ये इसलिए है कि हम अपनी भाषा से प्रेम करें, बच्चों को इसकी जानकारी मिले और अच्छी जानकारी मिले। आजकल हिंदी के स्वरूप को हम बिगाड़ रहे हैं। हिंदी बोल रहे हैं, उसमें
75% अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करूँ। उसके मूल रूप को हमें समझना होगा। विशुद्ध शब्दों का प्रयोग हिंदी बोलते समय हम जरूर करें। और यहाँ पर हम देखें तो हिंदी में आजकल हम बोल रहे हैं वो आ रखा है, वो जा रखा है। मतलब किस प्रकार की हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, इसके स्वरूप पर हमको चिंतन जरूर करना होगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हिंदी की गजल सुनिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुंदर आयोजन के लिए आप सबका। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। हमने फायदे के लिए हिंदी को नहीं पढ़ा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। हमने हमसा भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। ये मेरे देश की सूरत जिसे माथे पे है बिंदी, बिना हिंदी के सपनों में हिंदुस्तान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। नमन मेरे वतन तुमको, उनकी शान है तेरी। नमन मेरे वतन तुझको, उनकी शान है तेरी। पुरावे दो पुराणों सा जगत में ज्ञान नहीं देखा। भक्ति साहित्य से पूरित भरी है वीरों की गाथा। छायावाद प्रकृतिवादी मशुधारस पान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। विपुल भंडार है जिसका भरा आनंद का उत्कर्ष। विधाओं की सरसता का कभी अवसान नहीं देखा। मधुर स्वर व्यंजनों से है गुथी माला ये हिंदी की। किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। नई पीढ़ी को सिखलाओ मातृभाषा सरस हिंदी। वो जीवन भी क्या जिसने भाषा का सोपान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन। मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन। बिना भाषा किए उन्नत वतन उत्थान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। और हिंदी के दूसरे स्वरूप को देखिए। सदा भावों को शब्द में सहज उतार देती है। सदा भावों को शब्द में सहज उतार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। मेरी चाहत में हरदम हमेशा साथ रहती है। मेरी चाहत में हरदम हमेशा साथ रहती है। मुझे खुशियाँ हजारों और सहज आधार देती है। मुझे खुशियाँ हजारों और सहज आधार देती है। मेरी माँ ने है सिखलाई और पिता की अमानत है। ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है। ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है। जिसने खोजा सदा श्रम कर उसने पाया हमेशा ही।
जिसने खोजा सदा श्रम कर उसने पाया हमेशा ही। सुयश साधन सुलभ आसन उदर आहार देती है। सुयश साधन सुलभ आसन उदर आहार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों में प्यार देती है। देखना एक दिन जगती में होगी हिंदी ही चर्चित। समर्थन करते हैं तो ताली बजा सकते हैं। देखना एक दिन जगती में होगी हिंदी चर्चित। कल्पना को नित्य नूतन मन में आकार देती है। कल्पना को नित्य नूतन मन में आकार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। लिखने वालों को सुख देती, पढ़ने वालों को मुझ मंगल। लिखने वालों को सुख देती, पढ़ने वालों को मुझ मंगल। सुनो तो बोलिए हिंदी हर्ष आकार देती है। सुनो तो बोलिए हिंदी हर्ष आकार देती है। वतन उत्थान हित साधन वतन करने अभी भी है। वतन उत्थान हित साधन वतन करने अभी भी है। करें निज भाषा को उन्नत सभी फलकार देती है। करें निज भाषा को उन्नत सभी फलकार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। प्रेम और शांति से बढ़कर नहीं साधन उत्तम मोहन। प्रेम और शांति से बढ़कर नहीं साधन उत्तम मोहन। वाणी हो मधुर मुख पर सदा कर पार देती है। वाणी हो मधुर मुख पर सदा कर पार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज अवतार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। तो हिंदी की जय बोलिए, हिंदुस्तान की जय बोलिए। आइए इस भाषा को बचाने के लिए हम इस अभियान में शामिल हों। और बच्चों, मैंने समय बहुत ले लिया, मैं माफी चाहता हूँ। और इसके साथ ही बच्चों से मैं एक थोड़ा सा 1 मिनट और लूँगा, ध्यान से सुनेंगे। पिछले 1.5 वर्षों से बच्चों के लिए एक बाल पुस्तिका की मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को एक मंच देने के लिए। और ये पुस्तिका इस तरह से है, ज्ञानार्जन नाम से। और इस पुस्तिका में कोई बच्चा कहीं से भी भाषाविद कोई भी बच्चों के लिए सामग्री इसमें लिखता है तो इस तरह से ये उन तक पहुंचती है। और उनकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ इसमें मेरे पास आती हैं, वो मैं इसमें इस तरह से बच्चे इसमें लिखते हैं। ये प्रति माह निकलती है मासांत पर, और एक PDF रूप में बच्चों के ग्रुप में आती है। और इसमें आप देखेंगे कि उनकी चित्रकला है, उनके लेख हैं, संस्मरण हैं, कविताएं हैं, वो अंग्रेजी हों, संस्कृत हों, कुमाऊनी हों, जौनसारी हों, गढ़वाली हों, ये सब इसमें जो भी मेरे पास आते हैं आप नोट कर सकते हैं। 96,907 80057 इस नंबर पर मुझे भेजें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। और दूसरा, ये PDF रूप में आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। इसमें अमेरिका, नीदरलैंड, इसमें आप देखेंगे नीदरलैंड और अमेरिका से भी हैं। और बच्चे त्रिपुरा, मध्य भारत और गढ़वाल कुमाऊं के भी इसमें हैं। ये मैं चाहता हूँ कि कम से कम 500 पेज की प्रति माह बच्चों के बच्चों का जो साहित्य है, बाल साहित्य है, वो सृजित हो और बच्चों को एक मंच मिले और उनको प्रेरित हो कि वो अच्छे अच्छे साहित्य का सृजन करें। तो ये एक सूचना मैंने आपको दी है। बहुत आभार, धन्यवाद आपके बीच आने का, मुझे सौभाग्य दिया। आदरणीय जावेद सर, आदरणीय हरीश जोशी जी, हमारे आदरणीय PTA के अध्यक्ष, माननीय आज के सभा के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रशासनिक अधिकारी पूर्व हमारे आदरणीय श्री गणेश बंधु, बहुत अच्छा लगा आपके सानिध्य में आज यह पूरा दिन मेरा सफल हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हिंदी दिवस की पूरे जिला को। प्रणाम।
धन्यवाद महोदय, आपके शब्दों ने हमें व्याख्यान की मीमांसा को लेकर नई दृष्टि प्रदान की। अब हम पहुंचते हैं इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह। यह सम्मान केवल छात्रों की मेहनत और प्रतिभा का नहीं, बल्कि स्वर्गीय मंजू जोशी मैम की शिक्षाओं और उनके प्रेरणादायी व्यक्तित्व का भी प्रतीक है। मंजू मैम ने 1 दशक से अधिक समय तक हिंदी विभाग को अपनी सेवाएं दी और असंख्य छात्रों का जीवन संवारा। उनकी पावन स्मृति में आज विद्यालय परिवार और जोशी परिवार मेधावी छात्रों को सम्मानित कर गर्व का अनुभव कर रहा है। तो आइए एक एक कर छात्रों को मंच पर आमंत्रित किया जाए और उनका सम्मान किया जाए। उनके ब्रदर सिस्टर जो हैं, जो बच्चे बाहर हैं, जोशी के उनके बिस्ट की मम्मी इधर ही हैं, और कल मैंने क्लास में बता दिया था उनके ब्रदर और सिस्टर जो हैं वो ले सकते हैं वो पुरस्कार। मैं रुद्राक्ष बिष्ट, स्मृति पासवान और नितिन भंडारी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वह आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। ये मेधावी छात्रों का सम्मान हो, इस क्रम को थोड़ा यहाँ पर हस्तक्षेप करते हुए मैंने संचालक छात्र से माइक अपने पास लिया, तो थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूँगा। और ख़ास करके बच्चों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हम देख रहे हैं, हम जब 11 बजे हमने कार्यक्रम शुरू किया था, बच्चों से मेरा विशेष निवेदन है, कृपया जब भी जो भी कार्यक्रम हो तो उसमें अपने ध्यान को केंद्रीकृत करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो ये कार्यक्रम है ना, अभी जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये भी आपके स्कूल के पाठ्यक्रम की गतिविधि का एक हिस्सा है। पर मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि हमारे वक्ता जब यहाँ पर बोल रहे हैं तो बच्चे उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे मैंने शुरू दिन जब हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, हमने ये बात की थी कि आप लोगों की एक्टिविटीज में होता है कि रिपोर्ट लेखन, तो आपको इस पूरे कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार करके देनी है, वो भी आपके लिए कंपटीशन है। हो सकता है कि हम अगले कार्यक्रम में हमारी एक और सिस्टर कंसर्न है जो शिक्षाविद रहे हैं अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के, अल्मोड़ा इंटर कॉलेज के ब्रिटिश कालीन उस दौर के प्रधानाचार्य रहे स्वर्गीय इलाम्बर जोशी जी, उनके परिवारजनों ने इस घोषणा को कर रखा है कि आज के इस कार्यक्रम की जो एक बेस्ट रिपोर्टिंग करने वाले स्टूडेंट होंगे तो उनकी मेमोरी में एक अवार्ड निकट भविष्य में उनको दिया जाएगा। तो हमने शुरू में ही इस बात को कह दिया था, तो बच्चे इस पर ध्यान दें कि 11 बजे जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था उससे लेकर समापन तक इस कार्यक्रम की एक रिपोर्ट आप मेरे ख्याल से जो आपकी टीचर आपको बताएंगी, तो आपको तैयार करके आप प्रस्तुत करनी है। उसका मूल्यांकन करने के बाद उसमें से एक सर्वोत्तम छात्र को एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये हर चीज़ को आप जिंदगी में एक गतिविधि लेके चलिए। आप लोग क्या समझते हैं कि कोई वक्ता बोल रहा है तो उसके बाद आपने ताली बजा के आपके कर्तव्य की किसी भी हो जाएगी, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये होता है कि जीवन भर हमको जो चीज़ें, आपको देखो गुरु कौन होता है, गुरु हम कदम कदम पे चीज़ों को सीखते हैं। हमको जहाँ पर भी निकलना, क्योंकि समय की बहुत बाध्यता है, मैं कभी आप लोगों से तो बात करूंगा कि हम लोग कब बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था पुरस्कार की, मेधावी छात्रों की, ये हमारे परिजनों की, क्योंकि हमने अपने परिवार से, आप भी अपने परिवार का मतलब मेरा अपना खुद का परिवार नहीं है, उसमें एडम्स भी पूरी तरह से सम्मिलित है, उसमें गरुड़ के हमारे वो सामाजिक वो दायरे सब सम्मिलित हैं जिनसे मेरी धर्मपत्नी का जुड़ाव रहा था। तो हमारे लिए तो मैंने शुरू में ऐसे कहा था कि हमारे लिए कोई उत्सव का वातावरण नहीं है, हमारे लिए बड़े मार्मिक क्षण हैं। तो ऐसा हुआ कि जिस समय गत वर्ष मंजू जोशी जी जो आपकी प्रिय शिक्षिका रही थी, जो जिनके प्रति आपका आदर था, तो उनको वर्ष 2024 में विद्यालय परिवार ने हिंदी विषय में सर्वोत्तम शिक्षिका के रूप में बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया था। और शायद आप लोगों को याद होगा, बच्चों को याद है? याद है। तो उस वक्त जो उनको एक कैश प्राइज मिला हुआ था, उनके जाने के बाद जब होता है, जनरली हमने उनके घर में देखा तो उनके वॉलेट में वो इनवेलप वैसी ही रखा हुआ था, वो अमाउंट जो यहाँ से स्कूल से उनको मिली थी अवार्ड के रूप में वैसी रखी थी। मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम जब आपस में चर्चा करी तो हमने कहा कि इस पैसे का क्या उपयोग हो सकता है। तो हमने आपस में तय किया कि हमने कहा कि उनके विषय में जो बच्चा सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे बोर्ड परीक्षा में, तो उन तक हम इस पुरस्कार को 4 साल में वितरित कर देंगे। तो इसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी।
तो हमने इसको तय किया कि हम इस बार के इस कार्यक्रम को, क्योंकि उनके पुण्यतिथि के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी पहली पुण्यतिथि कैलेंडर के हिसाब से 17 सितंबर को, आज से 4 दिन बाद होगी, पर उनकी जो हमारी पंचांग तिथि होती है, पंचांग के हिसाब से उनकी तिथि 6 सितंबर को हो चुकी है। तो आज उसी कार्यक्रम का कंटिन्यूएशन है। तो आज हम उनको याद करते हुए आपके बीच में यहाँ पर मिले हैं। तो हमारी जो इसमें जो बड़ी एक सहयोग की बात बताएं कि चारों विद्यार्थियों ने, क्योंकि चौथी विद्यार्थी भी यहाँ से उपलब्ध नहीं है, तो तीनों तो सभी ने यहाँ पर हिंदी विषय में 98%, पता नहीं, एक बड़ा विचित्र सा सहयोग हुआ कि जिस बच्चे ने हाई स्कूल में पाए हैं उन्होंने भी 98% ही सर्वोच्च पाए हैं, और इंटरमीडिएट में 3 बच्चों ने पाए, उन्होंने भी 98% पाए हैं, ऐसा विद्यालय ने मुझे बताया। तो हमने उसका एक हमने प्रारूप तैयार किया था। तो रुद्राक्ष विष्ट जो कि कक्षा 10 CBSE बोर्ड वर्ष 2024-25 में आपने हिंदी विषय में, आप तो यहीं पढ़ते होंगे, रुद्राक्ष है ना, मौजूद है। तो हम अभिनंदन करते हैं इस मंच पर रुद्राक्ष विष्ट का, आपकी हिंदी के प्रति ये समर्पण, क्योंकि इंग्लिश माध्यम स्कूल में से कि बच्चा हिंदी के प्रति सम्मान लेने आगे आ रहे मंच पर। मैं चाहूँगा कि आज के हमारे भाषाविद हमारे बीच में डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी हैं, और रुद्राक्ष को मंजू जोशी मैडम की स्मृति में मैं हूँ, एक एक पदक मेरे, आप ही आइए, स्वागत है। वो तो बहुत अच्छा है कि आपकी मम्मी यहाँ पर मौजूद है। हमने तो आमंत्रण किया था, कार्ड में लिखा हुआ था कि आपके अभिभावक, आपके माता पिता यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई है बच्चे को कि एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल से बच्चा हिंदी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बधाई आपको, आपका ये उत्साह ये बना रहे, और ये जो पदक आपको मंजू जोशी जी की स्मृति में दिया है कि आपके भविष्य में भी आपको उनके परिवार से जोड़े रखे, ये हमारी आपकी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। अगले विद्यार्थी के रूप में इंटरमीडिएट स्तर पर नितिन सिंह भंडारी, उनके परिजन यहाँ पर आए हैं या उनके कोई जूनियर पढ़ने वाले बच्चे हैं, मजा आए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साहित्य सेवी बड़े भाई श्री मोहन जोशी जी के कर कमलों से ये पदक उन तक पहुँचे, ये सामग्री पहुँचे, और दिवंगत मंजू जोशी जी मैडम की स्मृति बनी रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और बच्ची जो कि पास आउट यहाँ से हो चुकी है, स्मृति परसवान, उनके परिजन आज उनके छोटे भाई हैं। आपका अभिनंदन है कि आगे कैरियर शुरू बढ़ने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है, पर उनका सम्मान उन तक पहुँचे, तो बहुत बढ़िया। इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये पुरस्कारों का क्रम आगे भी जारी रहेगा। जैसे हमने शुरू में कहा था कि मंजू मैडम ने कक्षा 9 में जिस बैच को वर्ष 2024 में, जब तक उनका महाप्रयाण हुआ था, हमारे बीच में से गई थी, उस वक्त उन्होंने 6 महीने जिस बैच को पढ़ाया था, वो बैच जब 2028 में अपनी क्लास 12 पास आउट करके इस विद्यालय से निकलेगा, तब तक हम 4 सालों में ये सूक्ष्म जो भी पुरस्कार हैं सार्वजनिक मंच पर इन बच्चों को आगे लाने का कोशिश करेंगे। तो भी बच्चे इस आज हिंदी दिवस को संकल्प लीजिए कि हम हिंदी में ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे कि इन्होंने 100 में से 98 पाए हैं, हम 100 में से 100 पाके आएंगे। तो ऐसा भाव आपके अंदर निकल के आए। अगले वर्ष जब हम लोग 2026 में इस वर्ष के इन पुरस्कारों का यहाँ पर वितरण करेंगे, तो उस वक्त हम चाहेंगे कि संख्या आज 4 की है, उसमें 40 बच्चे आ जाएं, इसमें रहे होंगे। जी हाँ।
तो ये बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम का स्कूल हिंदी में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो इससे बहुत बड़ी ताकत हमारे मुख्य वक्ता जी ने भी इसको कही थी। और हम इस बात को कह रहे हैं कि आपका ये स्नेह, ये प्रेम भाषा के प्रति बना रहे, क्योंकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि मंजू मैडम ने 1 दशक से अधिक, मैं एग्जैक्ट टाइम आपको बताऊं कि 16 अप्रैल 2009 को मंजू मैडम ने इस संस्थान के साथ अपना कार्य योगदान शुरू किया था, और अपने देहावसान के पहले दिन तक 16 सितंबर तक, देखिए बड़ा विचित्र संयोग है कि 16 अप्रैल को उन्होंने 16 की तिथि को ज्वाइन किया था और 16 ही उनका लास्ट वर्किंग डे भी रहा। 17 की सुबह महाप्रयाण कर चुकी थी। तो उन्होंने करीब 15 साल 5 महीने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय इस संस्थान के साथ दिया है। उन्होंने संस्थान को न समय दिया है बल्कि संस्थान को न जिया है, क्योंकि जिस वक्त हम लोग 16 सितंबर की रात को 10 बजे जब मैं ऋषिकेश से उनके साथ फोन कॉल पर था, तो उन्होंने मुझसे जब कॉल समाप्त की तो उन्होंने कहा कि कल सुबह को 7 बजे स्कूल भी जाना है। और उसी दौरान हमारी बिटिया से उनकी बात हो रही थी कि आज दिन में मैंने बच्चों के लिए क्या प्लान तैयार किया है, जो उनको कल जाके देना है, जो उनके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के रिलेटेड है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी समर्पित व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा के प्रति अपना समर्पण दिया, उनकी यादें हमारे बीच में बनी रहें। तो आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। प्रिय साथियों, इस प्रकार आज का यह आयोजन अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। आज हमने हिंदी भाषा की गरिमा का अनुभव किया और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया तथा मंजू मैम की स्मृतियों को पुनः जीवंत किया। विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हिंदी भाषा और शिक्षा के प्रति समर्पण की ज्योति जिसे मंजू मैम ने प्रज्वलित किया, उसे हम सदैव जीवित रखेंगे। धन्यवाद। अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। इसमें एक कार्यक्रम आपने रखा था कि भले समय हो चुका, केवल 1 मिनट का है कि बच्चों का खुला सेशन।